गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कल हम पढ़ा रहे थे यूपीएसआई की एसटी नंबर 2 सॉल्व करा रहे थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। आज का जो नया टॉपिक होगा वो समास होगा। तो यहाँ पर हमारी जो स्लाइड बनी हुई है समास में, यहाँ पर दिया हुआ है समास। इसकी जो पहली स्लाइड है यानी पहली क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। ये लगभग 2-3 क्लास में टॉपिक समाप्त होगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो पहला टॉपिक होगा आज का, जो पहली क्लास होगी समास में, उससे संबंधित आइए बात करें। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा समास किसे कहते हैं या समास का मतलब क्या होता है। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे और समास टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन पहला ये पूछेगा समास का मतलब क्या होता है। तो लिखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ। तो डैश करके इसमें लिखना है समास के शाब्दिक अर्थ में। इसमें लिखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप दिया होगा ऑप्शन में या फिर दिया होगा संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण कोई भी ऑप्शन दिया होगा, लेकिन उम्मीद है आपको ऑप्शन मिलेगा संक्षेप। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ पूछेगा इसका मतलब संक्षेप होता है। अब बात आई है कि समास की परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि समास की परिभाषा क्या है। तो समास की परिभाषा, समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा में आप सभी को लिखना है, इसमें लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, बने नए सार्थक शब्द को, बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक शब्द होंगे, दो या दो से अधिक शब्द होंगे और उनसे जो एक नया शब्द बनेगा और उसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, समास। अब क्वेश्चन यहाँ पर दो पूछा जाएगा, या तो इसकी परिभाषा पूछेगा या पूछेगा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर वही बात बताएगी कि दो शब्द होंगे या दो से अधिक शब्द होंगे, इनसे मिल करके एक नया सार्थक शब्द बना होगा। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें, एग्जाम्पल में जैसे लिखा है मैंने लंबोदर लिखा हुआ है, लंबोदर लिखा हुआ है। इसका मतलब जब आप इसको विग्रह करेंगे तो विग्रह में हो जाएगा लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर, उदर का मतलब पेट होता है, लंबा है उदर जिसका। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द दिए गए हैं और इसको जोड़ करके जब आप बनाएंगे तो एक विशेष अर्थ निकल रहा होगा। और विशेष अर्थ में कौन सा आ रहा है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपसे पूछेगा है ना, ऑप्शन आपसे पूछेगा कि लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो ये कभी कभी आयोग आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि विशेष अर्थ कौन सा दिला रहा है यहाँ पर, तो गणेश हो जाएगा। यानी परिभाषा भी फॉलो कर रही है कि दो या दो से अधिक शब्द भी हैं और लंबा है उदर जिसका। इसका मतलब इसको आपने शार्ट में किया है, संक्षेप में किया है, तो एक नया वर्ड बनकर आया है लंबोदर। और विशेष अर्थ कौन सा दे रहा है, तो विशेष अर्थ दे रहा है आपका गणेश दे रहा है। अब बात आएगी इसके दूसरे स्लाइड में, आप देखेंगे दूसरे स्लाइड में एक परिभाषा है, उसको बोलते हैं समस्त या सामासिक पद। उसको बोलेंगे समस्त या सामासिक पद। तो हेडिंग आपको डालना है, इसमें लिखेंगे समस्त या सामासिक, समस्त या सामासिक पद। समस्त या सामासिक पद परिभाषा कभी कभी पूछता है। अभी जल्दी एक पेपर में यूपी के आयोग ने पूछा था कि समस्त पद किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना है आपको कि समास के नियमों से, समास के नियमों से बना शब्द, नियमों से बना शब्द समस्त या सामासिक पद कहलाता है। समस्त या सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका वर्ड दिया होता है, जो शब्द दिया होता है,
वो आपका क्या होता है, समस्त या सामासिक पद। अभी मैंने एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ था लंबोदर, तो जो लंबोदर वर्ड इस समय है वो समस्त या सामासिक पद है। लेकिन जब उसको हमने उसके भागों को अलग अलग किया, समास रचना करने में 2 पद होते हैं, तो जब उसके अलग अलग भागों को हमने अलग अलग किया तो वही आपका क्या बन जाएगा, वो बनेगा आपका समास विग्रह। तो दूसरी जो परिभाषा यहाँ पर कह रही है कि समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह। अब समास विग्रह की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, इसके जो पद दिए गए उसको अलग अलग करना है। तो इसमें वही चीज लिखेंगे जो समस्त पद लिखा है, तो इसमें लिखना है समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है, समास विग्रह। समास विग्रह कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। इसका मतलब जो शब्द वहां पर आपस में जुड़े हुए थे तो वो कंडीशन क्या थी, समस्त या सामासिक पद। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक वर्ड लिखा हुआ है दशानन शब्द लिखा हुआ है। तो इस समय ये जो दशानन लिखा हुआ है इसमें ये रूल लगा हुआ है कि समास के नियमों से बना हुआ शब्द है, इसलिए जो दशानन दिया है समस्त पद है। और समस्त पद का मतलब जब ये बात हमारी समस्त पद है, इसी को क्या करना है कि समस्त पद के सभी पदों को, सभी पद का मतलब समास रचना करने में 2 पद होते हैं, तो सभी पदों को अलग अलग करना है। तो जब आप अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हैं आनन। आनन का मतलब सिर होता है, आनन जिसके 10 हैं, आनन जिसके, इसका मतलब जिसके सिर 10 हैं, इसका मतलब हो जाएगा रावण। तो यही चीज है, जब अलग अलग आपने इसके पद कर दिया है तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, समस्त या सामासिक पद है। लेकिन जब उसको संक्षेप में कर दिया है या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ करके बना दिया है तो वो आपका बन गया है समस्त या सामासिक पद। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट्स में अपने लिखेंगे। ये दोनों परिभाषाएं कई बार आयोग ने यहाँ पर पूछी है। अब एक चीज ये बात यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके सभी पदों को अलग अलग करना है। तो सभी पद अलग अलग करने का मतलब ये होगा, आयोग आपसे पूछेगा कि समास रचना करने में कितने पद होते हैं, तो आपको नोट करके नई लाइन से लिखना है, समास रचना करने में प्रायः 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 2। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वन लाइनर कि समास रचना करने में प्रायः कितने पद होंगे, तो 2 पद होंगे। कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर लिखना है प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं और दूसरे पद को क्या कहते हैं, दूसरे पद। प्रथम पद और दूसरे पद को, प्रथम पद और दूसरे पद को, यानी जब प्रथम पद दिया होगा तो प्रथम पद का मतलब होगा पूर्व पद, प्रथम पद का मतलब पूर्व पद, और जो दूसरा पद दिया होगा इसको बोलते हैं उत्तर पद। अब यहां से क्वेश्चन और बना, क्वेश्चन आपसे आयोग पूछेगा कि समास में प्रथम पद की प्रधानता नहीं होती है, किस समास में उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती है, या फिर पूछेगा किस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। वैसे अगर देखा जाए तो एक ही समास है जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो अभी तो हम इसका है ना, इसका रूल बना रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन आपसे आगे पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं। तो अगर पूछेगा समास रचना करने में कितने पद होते हैं, तो 2 पद होते हैं। कौन कौन से, जो पहला पद होता है इसको बोलते हैं पूर्व पद, जो दूसरा पद होता है इसको बोलते हैं उत्तर पद। तो ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आगे ये आपसे बात करेगा कि उत्तर पद किसमें प्रधान नहीं होता है या पूर्व पद किसमें प्रधान होता है। अब काम ये करना है, आप सभी को हेडिंग डालना है समास के भेद। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे समास के भेद, समास के भेद हेडिंग डालना है और डैश करके लिखना है कि इसके 6 भेद होते हैं। डैश करके लिखेंगे इसके 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद, इसके 6 भेद होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा समास के भेद कितने हैं, तो आपको बताना है इसके भेद होते हैं 6। अब पहला कौन सा भेद है,
पहला भेद दिया हुआ है इसका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसका जो दूसरा होगा उसका नाम है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और इसका तीसरा भेद पूछेगा तो उसको बोलेंगे आप कर्मधारय समास। नंबर 4 पे पूछेगा तो यहां पर आपको लिखना है द्विगु समास, द्विगु समास। और नंबर 5 पे आपको लिखना है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और नंबर 6 पे लिखना है बहुब्रीहि समास। अभी जैसे मैंने दोनों एग्जाम्पल लिखवाए थे वो दोनों बहुब्रीहि समास के हैं, तो बहुब्रीहि समास। अब क्वेश्चन एक यहाँ पर फिर आयोग पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं होता है। तो इसका मतलब 6 यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आपके भेद हैं। जो इसके अतिरिक्त अगर कोई नाम आएगा तो इसका मतलब वही क्या हो जाएगा, इसका भेद नहीं होगा। तो समास रचना करने में समास के कितने भेद होंगे या प्रकार, तो 6। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा है जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो अव्ययी भाव के सामने लिखना है, प्रथम पद को क्या कहा गया था, पूर्व पद, तो यही चीज लिखना है पूर्व पद की प्रधानता। तो एक ही समास है जिसमें पूर्व पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। उत्तर पद, दूसरे पद को कहा गया था उत्तर पद, इसका मतलब तत्पुरुष में लिखना है उत्तर पद की प्रधानता। तो दूसरे में उत्तर पद की प्रधानता होगा। तीसरे में जब पूछेगा तो यहां पर भी क्या होगा, उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता। चौथे में भी अगर आपसे बात करेगा तो यहां पर भी वही चीज लिखना है उत्तर पद की प्रधानता। यानी ये यहां पर तीनों लगातार उत्तर पद की प्रधानता होगी। द्वंद्व समास में पूछेगा तो इसमें लिखना है आपको दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता। और लास्ट वाला जो दिया है इसमें लिखेंगे दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान या अप्रधानता, दोनों पदों की अप्रधानता, या फिर इसका मतलब हो जाएगा अन्य पद प्रधान, या फिर तीसरा पद प्रधान। यहां पर लिख लेना है तीसरा पद प्रधान, यह चीज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, तो एक ही आपका समास दिया हुआ है जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होगी। तो कौन सा समास है, पहला वाला होगा। यानी जो अव्ययी भाव समास दिया उसी में आपकी प्रथम पद की प्रधानता होती है, बाकी किसी में प्रथम पद की प्रधानता नहीं होती है। दूसरा, तीसरा और चौथा जो मैंने यहाँ पर लिखा है यानी तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, यहाँ पर देखो उत्तर पद और उत्तर पद, इसका मतलब 3 समास ऐसे हैं जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर आयोग आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती है। तो 3 ऑप्शन ये दिए हैं, चौथा ऑप्शन ऊपर से आएगा या फिर नीचे से कहीं आएगा, इसको ध्यान रखना है। कई बार आयोग ने इस प्रश्न को पूछा है कि किस समास में उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती है, तो 3 में होती है, एक जो भी ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा। दूसरा ये पूछेगा प्रथम पद की प्रधानता किस में होती है, तो पहला जो दिया है आपका अव्ययी भाव समास। यहां पर एक द्वंद्व लिखा हुआ है, द्वंद्व का मतलब यहां पर देखेंगे आधा दा प्लस वा दिया है, यहां भी आधा दा प्लस वा दिया है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि दोनों पदों की क्या है, प्रधानता। तो द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पदों की बराबर प्रधानता होती है, तो द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास में पूछेगा, वर्तनी में भी पूछता है, तो पहले बा बाद में वा, यहां पर भी देखना है। और बहुब्रीहि समास में क्या होगा, दोनों पद अप्रधान होंगे, अन्य पद प्रधान होगा, तीसरा पद प्रधान होगा। अभी जैसे मैंने एक वर्ड लिखवाया था त्रिलोचन, तो त्रिलोचन का मतलब होगा 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। इसका मतलब किसी तीसरे की बात की जा रही है, किसी तीसरे पद की प्रधानता यहाँ पर बताई गई है। अब बात आएगी कि अव्ययी भाव समास कहते हैं किसे हैं। अभी परिभाषा के तौर पे देखेंगे, यहीं पर इस चीज़ को समझ लेंगे और आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बनाएंगे। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, या फिर इसका पहला पद उपसर्ग होता है, या फिर यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर पहला पद उपसर्ग होगा या फिर पहला पद आपका अव्यय होगा। अव्यय का मतलब आविकारी शब्द, आविकारी शब्द का मतलब कोई क्रिया विशेषण शब्द होगा, इसका मतलब वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। अच्छा, दूसरा जो दिया हुआ है तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा में आप सभी को यह लिखना है कि तत्पुरुष समास में, इसको समझ लेंगे, अभी मैं परिभाषा लिखूंगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह आता है, और जब विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा, लेकिन जब समस्त पद में हम आएंगे तो कारक चिन्ह क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। यानी उसकी जो विभक्ति है, विभक्ति कौन कौन सी है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, उसके बाद में संप्रदान के लिए या फिर को, और अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। इसका मतलब वही कर्ता और संबोधन को हटा करके 6 जो आपके विभक्तियां बची हैं उसी से आपको विग्रह करना है। अभी मैं एक एक करके एग्जाम्पल वहां पर आपको समझाऊंगा। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा, अव्ययी भाव समास मैंने बताया कि पहला पद प्रधान होगा, पहला पद उपसर्ग होगा या पहला पद अव्यय होगा। अभी वहां पर संबंधित मैं एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होंगे उसकी जो विभक्तियां होंगी, विग्रह करेंगे, विभक्तियां लगा देंगे। 2 समझ में आ गए। तीसरे में 2 कंडीशन होती है। तीसरे में यह कहा गया कि इसका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। विशेषण का मतलब यह है कि कोई शब्द दिया होगा, उसकी विशेषता बताई गई होगी। जैसे कहा जाए काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है, काली, इसका मतलब काली जो है वो विशेषण है, मिर्च आपका विशेष या संज्ञा हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक पद उपमेय होगा तो एक पद आपका क्या होगा, उपमान होगा। उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए, इसका मतलब एक मेरे पास पेन है और एक मेरे पास फोन है, तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना कराई जाए उपमान। तो जिससे तुलना की गई है यानी जिसकी तुलना की जाएगी, तो पेन की तुलना की गई है, इसका मतलब उपमेय है। जिस वस्तु से तुलना कराई जाएगी उपमान है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अभी बताऊंगा, इसमें चरण कमल, तो चरण कमल लिखे हुए, इसका मतलब यह है, अब जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल के समान चरण। अगर हम उल्टा विग्रह कर देंगे तो ये हो जाएगा कि चरण ज्यादा सुंदर हैं, कमल कम सुंदर है। तो आप कहेंगे कमल के समान चरण, इसका मतलब चरण बहुत सुंदर है। तो क्या हुआ, एक की तुलना की गई है। तो अगर पूछा जाए चरण कमल, चरण कमल में कौन सा आपका उपमेय है, कौन सा उपमान है, तो जिसकी तुलना की गई है। तुलना किसकी की गई है, चरणों की गई है। किससे कराई गई है, कमल से कराई गई। तो चरण उपमेय है और चरण क्या है, उपमान है। अब यहां पर उपमेय उपमान किस में आता है, अलंकार में, इसीलिए इसको कहा गया है अलंकारों का समास। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे आयोग कि अलंकारों का समास किसे कहा जाता है, तो कर्मधारय समास को। रंगों का समास किसे कहा जाता है, जैसे अभी मैंने कहा काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है, काली, इसका मतलब रंग आया है। तो रंगों का समास किसे कहा जाता है, तो कर्मधारय समास को। चौथे में आप देखेंगे द्विगु समास। द्विगु का मतलब होता है कि जिस समास का प्रथम पद आपका संख्यावाची होगा उसे कहेंगे द्विगु समास। अब कोई शब्द यहां पर दिया होगा, जैसे शब्द लिखा हुआ है आपका चौराहा, तो चौराहा का मतलब क्या होगा, 4 राहों का समूह। सप्ताह दिया है, 7 दिनों का समूह। नवरात्रि दिया है, नवरात्रियों का समूह। इसका मतलब यही होगा कि जहां पर पहला पद आपका संख्यावाची होगा और दूसरा पद आपका विशेष होगा उसे कहेंगे द्विगु समास। समझ में आया होगा उम्मीद है। उसके बाद में दिया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में साफ साफ यही चीज लिखा है कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो दोनों पदों की प्रधानता का मतलब जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर दोनों पदों की प्रधानता होगी। तो जैसे एक वर्ड दिया हुआ है माता पिता, तो दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह ज्यादातर लगा होता है। अगर नहीं भी लगा है आप उसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद या, तथा, और अगर आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर द्वंद्व समास होगा। जैसे कहा गया माता पिता, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है, अब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। अभी आयोग ने क्वेश्चन पूछा था देवासुर, अब यहां पर तो कोई आपका योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो देवासुर को जब आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देव और असुर। तो देव और असुर, इसका मतलब वहां पर योजक चिन्ह नहीं दिया है, फिर भी दोनों शब्द आपस में जुड़े हैं। जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें और शब्द आ जाएगा। इसका मतलब जो देव और असुर यानी देवता और राक्षस दोनों को बराबर वहां पर प्रधानता दी गई, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास होगा। अभी एक एक करके बात करेंगे। बहुब्रीहि समास में कहा कि दोनों पद जहां पर अप्रधान होंगे, एक तीसरा पद प्रधान। अभी जैसे मैंने वर्ड कहा, एक वर्ड दिया हुआ है आपका लंबोदर, तो लंबोदर में क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात
गणेश। तो ये चीज़ जो मैंने अभी बोला है, इसी चीज़ को मैं अभी और ज़्यादा बढ़ा के आपको परिभाषा के थ्रू बताऊंगा। तो पहले तो क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बनेंगे। आयोग आपसे पूछेगा भेद कितने अच्छे, किस समास में किस पद की प्रधानता होती है ना, वहाँ पर लिखें, या इनमें से कौन सा समास नहीं है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करेंगे। अब सबसे पहली हेडिंग आप सभी को डालना है। उस हेडिंग में लिखेंगे, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की बात हुई है, तो अव्ययी भाव समास मैंने क्या कहा, इसमें लिखना है जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, या फिर क्या चीज दिया हो, प्रथम पद उपसर्ग हो, प्रथम पद प्रधान हो, या प्रथम पद उपसर्ग हो, या फिर प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब अविकारी, अव्यय हो, ये परिभाषा है। यानी जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, एक चीज तो ये होना चाहिए, या फिर यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पर लिखना है प्रथम, यहां पर लिखेंगे प्रथम पद उपसर्ग हो, या फिर आपका दिया हो प्रथम पद आपका उपसर्ग हो, प्रथम पद अव्यय हो, या फिर प्रथम पद प्रधान हो। ये कंडीशन यहां पर फॉलो कराना है। तो उसे ही क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो जिस समास मतलब अव्ययी भाव समास। अब बात आई है कि अव्ययी भाव समास से संबंधित कोई एग्जाम्पल आपको लिखना है कि कौन सा इसके थ्रू आपका एग्जाम्पल होगा। तो आपको एक चार्ट बना लेना है, उसमें मैं 5-7 वर्ड लिखूंगा एग्जाम्पल के तौर पर। एक तरफ आपको लिखना है समस्त पद, और समस्त पद में अभी मैंने परिभाषा में क्या लिखवाया था, बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना है समस्त पद की परिभाषा क्या होती है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है समास विग्रह, समस्त पद और समास विग्रह। तो समस्त पद में अभी मैंने लिखवाया कि समास के नियमों से बना शब्द समस्त या सामासिक पद कहलाएगा। और दूसरा लिखा हुआ है समास विग्रह, इसका मतलब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाएगी। अब वहां पर रूल लगाएंगे, जो उसकी परिभाषा कह रही है उस परिभाषा के थ्रू बात करना है। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द लिखा है। एक लिखा हुआ है आपका भरपेट लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है आपका यथा शक्ति लिखा हुआ है, और एक शब्द लिखा हुआ है आपका रातों रात, रातों रात, और एक शब्द लिखा हुआ है आपका प्रतिकूल। इतने शब्द देखेंगे, अभी और लिख रहे हैं। तो प्रतिदिन लिखा हुआ है। प्रतिदिन का मतलब अभी मैंने कहा कि समास की रचना करने में कितने पद होते हैं, 2। तो 2 पद कौन सा, एक प्रति है, एक दिन है, एक भर है, एक पेट है, एक यथा है, एक शक्ति है, एक रात है, रातों है, एक रात है, एक प्रति है, एक कुल है। देखो सब जगह 2-2 दिए हैं। तो क्या कहा गया कि समास की रचना करने में प्रायः 2 पद होते हैं। अब यहाँ पर बात आई कि देखो पहले वाले पद के ऊपर ज़्यादा जोर डाला जा रहा है, इसकी प्रधानता दी जा रही है। जैसे कहा जाए प्रतिदिन, तो पहले वाले के ऊपर जोर है। भर पेट, यथा शक्ति, रातों रात, प्रतिकूल, इसका मतलब जो पहले वाला दिया गया है उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा प्रधानता इसकी दिखाई गई है। तो प्रतिदिन का मतलब जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। और आयोग आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आप तुरंत बताएंगे प्रतिदिन, इसका मतलब पहले पद के ऊपर ज़्यादा प्रधानता दी गई है, तो इसका मतलब आपका अव्ययी भाव समास होगा। अगर विग्रह पूछ लेगा तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो भरपेट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा पेट, पेट भर के। यथाशक्ति में, ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में आयोग ने पूछा था यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है यथाशक्ति में लिखेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होगा। इसको ध्यान रखेंगे, एक बार आयोग पूछ चुका है। अब देखो, अब एक अभी वर्ड वहां पर आयोग ने पूछा, एक वर्ड अभी वहां पर लिखा हुआ है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का मतलब होता है कोई वर्ड ऐसा दिया हो, सॉरी अव्यय, कोई वर्ड ऐसा दिया हो जो आपका क्रिया विशेषण वाला वर्ड हो।
तो एक वर्ड लिख लेंगे आप धीरे धीरे, ये पूछा जाता है। और अभी एग्जाम्पल में मैं वहाँ पर पढ़ा रहा था ग्रामर में कि मोहन धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बता रहा था, दौड़ने की विशेषता कैसी है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता बताया। क्रिया की विशेषता बताया, इसका मतलब क्रिया विशेषण है, और जो क्रिया विशेषण है इसका मतलब वो आपका अव्यय या अभिकारी शब्द है। तो धीरे धीरे शब्द लिखा हुआ, अभी इसका विग्रह कर रहे हैं। रातों रात, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आदमी कहता है कि गाँव में है, हम लोग रातों रात मेडिकल कॉलेज लेके पहुंच गए। तो रातों रात, इसका मतलब पहले वाले शब्द के ऊपर क्या हुआ है? ज्यादा जोर डाला गया है। तो रातों रात का मतलब जब आप इसका विग्रह करेंगे तो यहां पर विग्रह होगा, यहां पर विग्रह होगा रात ही रात में, रात ही रात में, इसका विग्रह ये सही है। प्रतिकूल लिखा हुआ है, प्रतिकूल का मतलब होगा इच्छा के विरुद्ध। जैसे आप कहीं जाते हैं बाहर, इच्छा के विरुद्ध, यानी जिस मौसम में आप गए थे, जो आपको उम्मीद थी कि वहाँ पर मौसम ऐसा होगा, लेकिन उसके विपरीत वहाँ पर मौसम मिला, उसको बोलते हैं कि मौसम वहाँ पर प्रतिकूल था। और अनुकूल का मतलब एसी चल रही होगी बसों में, देखा होगा लिखा होता है अनुकूलित वातावरण। अनुकूल का मतलब जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही मिला। धीरे धीरे, इसका मतलब जब आप विग्रह लिखेंगे धीरे के बाद धीरे, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे, कोई गार्जियन पीछे बैठा होता है तो कहता है धीरे धीरे चलाना, इसका मतलब धीरे धीरे आप 50 की स्पीड में तो आप तुरंत 48 पे आ जाते हैं, कहते हैं और धीरे, तो आप 45 में। तो धीरे के बाद धीरे, यानी 45 पे आए और धीरे किए तो क्या हो गया? 44, 43, 40 यहाँ पर आ गए। इसका मतलब धीरे के बाद धीरे, तो उसी को बोलते हैं धीरे धीरे। कुछ वर्ड यहाँ पर और दिए हैं, कुछ वर्ड यहाँ पर और दिए, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है आपका आजीवन दिया हुआ है, आजीवन एक वर्ड दिया है। आजीवन का मतलब क्या होगा? मेन वर्ड जीवन है, यहाँ पर आपका उपसर्ग लगा है, तो आजीवन का मतलब यहीं पर होगा जीवन भर हो जाएगा, जीवन भर। तो वर्ड अगर पूछेगा आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास है, इसका मतलब इसका पहला पद कौन सा दिया है? आपका पहला पद उपसर्ग दिया है, इसलिए आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। एक वर्ड दिया है बेशर्म, बेशर्म दिया है, और एक है प्रतिध्वनि, वर्ड दिया हुआ है बेशर्म। बेशर्म का मतलब शर्म, और बे दिया हुआ यहाँ पर आपका उपसर्ग, तो यहाँ पर इसका विग्रह लिखेंगे बिना, बिना शर्म के, बिना शर्म के। प्रतिकूल अभी मैंने एक वर्ड लिखवाया है आपको इसमें, और एक वर्ड है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि एक वर्ड दिया हुआ है। प्रतिध्वनि का विग्रह आयोग ने पूछा है, इसका विग्रह क्या होगा? प्रतिध्वनि का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि की ध्वनि। इसका मतलब एक बार ध्वनि अगर कोई बोली गई है तो उसकी ध्वनि फिर वहीं पर बैक हो रही है। अच्छा, कभी देखा होगा आप जब कोई माइक को सेट कर रहा होता है साउंड के साथ, तो जैसे बोलते हैं हेलो 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 हेलो, तो इसका मतलब वो वाली ध्वनि क्या है? धीरे धीरे आती है, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब उसी ध्वनि की ध्वनि वहाँ पर धीरे धीरे आ रही। तो प्रति वाले और यथा वाले जितने भी वर्ड होंगे वो सारे अव्ययीभाव समास होंगे। एक आयोग ने क्वेश्चन पूछा था एक आयोग ने क्वेश्चन, यथा संभव में कौन सा समास है? तो यथा संभव का मतलब जब विग्रह आप करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा जैसा संभव हो, इसका विग्रह होगा जैसा संभव हो। तो यथा वाले और प्रति वाले, उपसर्ग वाले, है ना, या फिर आपका, या फिर उपसर्ग और प्रथम पद की प्रधानता वाले जितने भी शब्द दिए होंगे वो सारे किसमें आएंगे? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और कोई भी वर्ड अगर दो बार आता है, एक वर्ड आता है जैसे लिखा हुआ है पल, पल दिया हुआ है, दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब क्या द्वंद्व समास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पल पल का मतलब ये हुआ है कि दोनों यहाँ पर शब्द दिए लेकिन पहले वाले के ऊपर ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो पल पल एक गाना आया था, तो पल पल का विग्रह करेंगे क्या होगा? हर पल हो जाएगा, हर पल हो जाएगा। इसका मतलब जब दोनों सेम शब्द दिए होंगे और वहां पर जब योजक लगा होता था तो माता पिता, लव कुश, अपना पराया, सुख दुख, दिन रात, भाई बहन, माता पिता, ऐसा, यानी वो एक दूसरे के विपरीत होते थे। यहाँ पर दोनों शब्द क्या है? सेम दिए हुए। जब सेम दिए हैं, जैसे बातों बात, हाथों हाथ, लातों लात, तो इसका मतलब पहले वाले के ऊपर क्या है? प्रधानता दी गई है, पहले वाले के ऊपर जोर डाला गया है। जब पहले वाले के ऊपर जोर डाला गया है तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही समास होगा आपका अव्ययीभाव समास। तो पिछली वाली स्लाइड में अभी मैंने यही चीज बताया, कुछ शब्द इससे संबंधित दिए हुए हैं पीछे वाली स्लाइड में, है ना, यहाँ पर दिए, उसी में आप आगे और नोट कर लेंगे इन सारे वर्डों को। उसके बाद दूसरा समास आपका दिया हुआ है। दूसरा समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने ये कहा
तत्पुरुष समास में आपको यह ध्यान रखना है, नंबर 2 पे हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में लिखना है, अभी मैंने क्या बताया कि इसका उत्तर पद प्रधान होगा, तो तत्पुरुष समास में लिखेंगे इसका उत्तर पद प्रधान होगा तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका उत्तर पद प्रधान होगा, इसका उत्तर पद प्रधान होगा तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा, कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा, कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब दोनों पद साथ में आएंगे तो बीच में जो विभक्ति लगी होगी वो हट जाएगी, लेकिन जब आप विग्रह में आएंगे तो विग्रह में क्या होगा, वो वही चीज वहां पर निकल के सामने आएगी। अब कारक चिन्ह की बात आई है कि कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको इसको पढ़ाया था कि कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, उनकी विभक्तियां कौन कौन सी हैं। तो कारक चिन्हों को देख लेंगे कौन से हैं और हम किसका विग्रह कराएंगे। तो एक यहीं पर देख लेना है कारक चिन्ह, इधर लिखेंगे आप कारक और दूसरी तरफ लिखेंगे आप इसकी विभक्ति, दूसरी तरफ इसकी लिखी हुई है विभक्तियां, बस इतना डिटेल आपको देखना है। तो कारक चिन्ह में आपको लिखना है, एक लिखा हुआ है कर्ता, तो कर्ता ने होगा, कर्म पूछेगा तो कर्म को, करण से या फिर के द्वारा, उसके बाद में लिखना है संप्रदान दिया है तो संप्रदान के लिए, को शब्द आएगा, ये जो को दिया है ये दान के अर्थ में होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। राजा ने प्रजा को कंबल दिए। उसके बाद में दिया है अपादान, ये वाला जो से होगा वो अलगाव दिखाएगा, किसी चीज के अलग होने की स्थिति को बताएगा, तो अपादान हो जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है संबंध दिया है तो संबंध में होगा आपका का, की और के हो जाएगा। अधिकरण शब्द दिया हुआ है, अधिकरण, तो अधिकरण में अगर बात करेंगे तो अधिकरण में होगा आपका में या फिर पर हो जाएगा। और लास्ट लिखा हुआ है संबोधन, कौन सा दिया है, संबोधन। तो संबोधन में आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखेंगे हे या फिर एक वर्ड है आपका अरे, इतनी चीज लिखना है, नीचे जगह कम है। तो काम ये करना है कि जो संबोधन वाला दिया है इसका भी विग्रह नहीं कराना है, कर्ता वाला का भी विग्रह नहीं कराना है। तो कौन सा पढ़ना है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इतने सारे आपको तत्पुरुष के थ्रू पढ़ना है या उसके अंतर्गत पढ़ना है। तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा आपका तत्पुरुष का भेद है, तो तत्पुरुष के अगर अंदर चला जाएगा तो आपको बताना होगा कि ये कर्म तत्पुरुष है, ये आपका करण तत्पुरुष है, ये संप्रदान तत्पुरुष है, तब फिर आप उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए एक हम पढ़ लेते हैं। पहला जो दिया हुआ है आपका कर्म तत्पुरुष, तो कर्ता मुझे पढ़ना नहीं, कर्म तत्पुरुष पढ़ना है। और कर्म तत्पुरुष यहाँ पर है कहाँ पर, अगर हम पहले पढ़ेंगे तो नंबर 1 डालेंगे और इसमें लिखेंगे कर्म तत्पुरुष, लेकिन अगर हम कारक और विभक्ति के थ्रू बात करें तो ये किस नंबर पर है, पहले कर्ता है और नंबर 2 पर है। तो इसका मतलब इसका दूसरा जो नाम होगा उसे कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष। तो पहली हेडिंग डालना है और पहली हेडिंग में डालेंगे और इसमें लिखेंगे कर्म तत्पुरुष में, यहाँ पर लिखना है आपको कर्म तत्पुरुष, तो नंबर 1 पे ये डाला है। दूसरी बात यहाँ पर लिखना है, ये दूसरे स्थान पर आता है तो इसका दूसरा नाम है द्वितीय तत्पुरुष, ये इसका दूसरा नाम होगा। और यहाँ पर डैश करके इसकी परिभाषा में क्या लिखना है, कर्ता ने कर्म को, तो ये जो को वर्ड दिया हुआ है, जो को वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, इसका क्या होगा, को का लोप। यानी कहने का मतलब है आप पूरी परिभाषा ना लिखो, सिर्फ इस बात को याद रखो कि जब आप इसको समस्त पद में लाओगे तो जो को दिया है ये लुप्त हो जाएगा, लेकिन जैसे आप इसको विग्रह करोगे तो ये वहां पर निकल के आएगा। वही चीज फिर अब यहाँ पर लिखना है, जैसे अभी मैंने समस्त पद और समास विग्रह बताया है, तो समस्त पद दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका समास विग्रह।
तो समस्त पद की परिभाषा में क्या लिखा है कि समास के नियमों से बना शब्द आपका समस्त या समासिक पद कहलाएगा, और समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाएगी। जैसे एक वर्ड आपका लिखा है स्वर्ग प्राप्त, यहां पर वर्ड दिया हुआ है स्वर्ग प्राप्त। अब देखो वर्ड यहां पर क्या है, समस्त पद कहता है कि कोई भी समास है उसको उसमें रूल लगा देना, उसका नियम लगा देना है। समास के नियमों से बना शब्द है समस्त या समासिक पद। तो यहां पर क्या है, वो शार्ट में दिया, वो छोटा दिया है, संक्षेप में दिया है, लेकिन जब विग्रह करोगे तो इन दोनों पदों को आपको अलग अलग करना है, वही समास विग्रह होगा। तो यहां पर जब आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। और जैसे यहां पर को आएगा आप देख लेंगे को किस में आता है, कर्म तत्पुरुष में आता है, तो इसका मतलब ये कर्म तत्पुरुष है तत्पुरुष का भेद ही। अगर आपसे ऑप्शन में आएगा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास जो भी आता है, तो आप उसे लगाना है आपको तत्पुरुष, लेकिन तत्पुरुष के अगर अंतर्गत पूछ लेगा तो आपको यहां पर आना होगा कर्म तत्पुरुष में। दूसरा एक वर्ड दिया हुआ है चिड़ी मार, चिड़ी मार शब्द लिखा हुआ है। एक शब्द लिखा हुआ है आपका गगन, गगन चुंबी, गगन चुंबी शब्द यहां पर लिखा हुआ है, चिड़ीमार और गगन चुंबी। तो चिड़ीमार का जो विग्रह करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होगा चिड़िया को मारने, चिड़िया को मारने वाला। देखो यहां पर फिर को निकल के आया है। एक वर्ड है माखन चोर, माखन चोर। गगन चुंबी दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। फिर विग्रह हमने किया, क्या हो गया, को निकल के आया। माखन चोर, इसका मतलब हो जाएगा माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। फिर यहां पर क्या हुआ है, विग्रह हमने किया, यहां पर को निकल के आ गया। तो को जहां जहां निकल के आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका अव्ययीभाव समास होगा। एक वर्ड दिया हुआ है रथ चालक, रथ चालक एक शब्द दिया हुआ है, और एक शब्द दिया हुआ है आपका मनोहर, रथ चालक, और एक शब्द दिया हुआ है आपका मनोहर। तो रथ चालक का जब आप विग्रह करेंगे तो यहां पर हो जाएगा रथ को चलाने वाला। फिर यहां पर को निकल के आया है, और जब मनोहर आ जाएगा, ये पूछा है आयोग ने, तो इसमें लिखेंगे मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अव्ययीभाव समास के बारे में बताया है, समास का मैंने जो बेसिक था उसको मैंने बताया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, और तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय क्या है, द्विगु क्या है, द्वंद्व क्या है, और आपका बहुब्रीहि समास क्या है। तो तत्पुरुष समास का मैंने इसका पहला पार्ट पढ़ा दिया है। अब तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को, यहाँ तक हो गया है। कल हम सभी एक नए टॉपिक में आएंगे, इसी के आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे, करण तत्पुरुष। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और आपको काम ये करना है, इस वीडियो को आपको देखना है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब पूछेंगे, है ना, सवाल पूछेंगे, मैं उसका ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।